हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, तो वही सेम चीज़ हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी करेंगे और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला प्रॉपर्टी मैंने लिख रखा है कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है और सारे टर्म्स में, मतलब प्रत्येक ईच टर्म में कोई भी एक नॉन जीरो टर्म का नॉन जीरो नंबर हो सकता है या कोई नॉन जीरो वेरिएबल भी हो सकता है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दें या उससे डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा मेरा, वो भी खुद भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। बेशक उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं होगा, तो इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम्हें जीपी वाली चीज़ एपी वाली चीज़ याद हो तो वहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल समझे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये हमने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी एक नंबर, नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैंने अगर 3 का मल्टीप्लाई किया, then each term will be 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो ऑन। तो ये जो मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस बना, ओरिजिनल सीक्वेंस जो था उसका कॉमन रेशियो देख लो, कॉमन रेशियो उसका 2 था। रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ सेम कॉमन रेशियो, दैट इज़ 2। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ। अगर मैं इसे डिवाइड बाई 3 भी करता तो 2/3, 4/3, 8/3, 16/3 एंड सो ऑन। तो ये जो नया एक सीक्वेंस बन रहा है ये भी एक जीपी है विथ सेम कॉमन रेशियो, दैट इज़ r इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यही बात लिखी हुई है कि अगर ईच टर्म को हम लोग कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक जीपी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे। सेकंड पॉइंट है कि अगर ए बी सी 3 टर्म जीपी में है तो क्या होगा। देखो, जीपी में होने का मतलब यही ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म के। अभी इसको सॉल्व किया तो क्या मिला अपने को, b² इज इक्वल टू AC। तो ए बी सी अगर ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो b² इक्वल टू AC, ये वाली चीज़ हमेशा सेटिस्फाई होगी। कई बार क्वेश्चंस में इसका यूज हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में करते हैं। कोई भी 3 टर्म सपोज x है, y है और z है, मुझे अगर जीपी इनको प्रूफ करना है तो हम लोग ये साइड वाले जो हैं पहले और तीसरा, इनका प्रोडक्ट जो बीच वाला है उसके स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर दें अगर, तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये 3 नंबर जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। ठीक, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट हाउ टू सेलेक्ट 3 और 4 टर्म्स इन ए जीपी। कई बार क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि भैया 3 टर्म को जीपी में सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मान लो उनके प्रोडक्ट की बात की हुई है। ठीक है, जैसे मान लो बोला कि 3 टर्म्स है जीपी में जिनका प्रोडक्ट सपोज से 27 के इक्वल है। ठीक, तो अब मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ए पे दूसरा टर्म मैंने ले लिया AR, तीसरा टर्म ले लिया मैंने AR² और तीनों का प्रोडक्ट मैंने कर दिया 27। तो अभी क्या मिला, A⁴ R⁴ इक्वल टू 27, A×R का क्यूब इज इक्वल टू 27 या फिर A×R बराबर 3। तो एक इक्वेशन आया, लेकिन इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, A है और R है। वैसे ही अगर A/R, A और AR अगर ये 3 टर्म मान के चलते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते तो R और R कैंसिल हो जाता, A³ बराबर 27 आता और वहाँ से A बराबर क्या हो जाता, 3 आ जाता। तो एक ये जो सेंटर वाला टर्म है ये अपने को डायरेक्टली पता चल जाता। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। अगर क्वेश्चन में मुझे सेलेक्ट करना है या एज्यूम करना है कोई भी 3 नंबर्स को जीपी में और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमेशा बेहतर रहता है A/R, A और AR, इस तरीके से 3 जीपी में नंबर सेलेक्ट करना।
अगर 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं जीपी में तो हम लोग कोशिश करेंगे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए इंटू आर और ए आर क्यूब, इस तरीके से हम लोग 4 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। द आइडिया इज़ दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स वी विल लेफ्ट विथ ओनली वन वेरिएबल। ठीक, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आर क्यूब कैंसिल, आर और आर भी कैंसिल। ठीक, तो ये वाली बात याद रखेंगे। ऐसा ही कुछ कुछ हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बताया था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर एक जीपी लिखी हुई है और दोनों एंड से, एंड की बात बोले तो एंड का मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट से, इक्वी डिस्टेंट वाले टर्म को सेलेक्ट करें और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम कांस्टेंट होता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एग्जांपल से समझे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, मान लेते हैं 256, 512। चलो अब ये एक जीपी लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंट वाले टर्म बताओ। जैसे पहला टर्म और आखिरी टर्म अगर सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया 2 इंटू 512 दैट इज़ 1024। अभी अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर जो है 1024 ही आएगा। फिर मैं अगर बोलूँ कि थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो तब भी जो है आंसर 1024 ही आएगा। तो यही बात लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ अ जीपी इज कांस्टेंट। ठीक, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी मान लिया A1, A2, A3, AN, ये एक जीपी है, एंड B1, B2, B3 अप टू BN, ये भी एक जीपी है। तो फिर अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं आपस में, मतलब अगर मैंने लिखा है A1 B1, A2 B2, A3 B3, कहाँ तक, AN BN तक, तो ये वाला जो सीक्वेंस बना ये भी एक जीपी बना। अगर मैं मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देता, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, है ना, आखिर में AN अपॉन BN, तो ये जो नया सीक्वेंस बना ये खुद भी एक जीपी है। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर तुम्हें याद हो, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को दो एपी के, तो एपी बनता था, यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड से होगा। एग्जांपल समझ सकते हो, मान लो 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। फिर ले लिया मान लो 3, 6, 12, है ना, 24, 48। देख लो, पहला जीपी का कॉमन रेशियो 2 है, दूसरे जीपी का भी कॉमन रेशियो 2 है, लेकिन टर्म जो है वो अलग अलग है। अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको 6, 24, 624, फिर आ जाएगा 96 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये खुद भी एक क्या है, खुद भी एक जीपी है। ठीक, ये चीज़ तुम डिवाइड के लिए भी समझ सकते हो, अभी मैंने मल्टीप्लाई के लिए बता दिया, डिवीजन के लिए तुम खुद देख सकते हो। आखिरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई जीपी लिखा हुआ है A1, A2, A3 अप टू AN, ये मान लिया जीपी है, ठीक है, और साथ में नॉन जीरो टर्म्स हैं, ओके, पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो देन चलो मैं आगे पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। If A1, A2, A3 up to AN are in geometric progression where A1, A2, A3 ये जितने भी हैं these are all greater than 0, सब पॉजिटिव हैं, देन इनके जो भी लॉग होंगे, लॉग ऑफ A1, लॉग ऑफ A2, लॉग ऑफ A3, ठीक, कहाँ तक, लॉग ऑफ AN, ये जो है
ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जीपी के टर्म्स का लॉग अगर ले लिया जाए, अब तुम बोलोगे लॉग कौन से बेस पे लेना है, तो किसी भी डिफाइन बेस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिफाइन बेस क्या होता है, आई होप तुम्हें पता होगा। 1 नहीं होता है बेस का वैल्यू, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और 1 नहीं होता है, ठीक है, 0 भी नहीं होता है। तो या तो 0 और 1 के बीच में रहता है या 1 से ग्रेटर। तो कोई भी डिफाइंड बेस पे अगर लॉग कंसीडर करेंगे तो जो जीपी है वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसका प्रूफ अगर देखना चाहो तो प्रूफ भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर n -1, ये लिया मैंने जीपी। फिर हमने इसका लॉग कंसीडर किया, लॉग ए आर स्क्वायर, log ए आर पावर 3 अप टू log ए आर पावर n -1। लॉग की प्रॉपर्टी आई होप तुम्हें कुछ कुछ याद होनी चाहिए। log a इंटू आर को वी कैन राइट log a प्लस log r, लिख सकते हैं ऐसे ही log ए आर स्क्वायर को लिख सकते हैं log a प्लस log r स्क्वायर, इस तरीके से। आखिर में log a प्लस log ऑफ r पावर n -1। और थोड़ा log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो पहला टर्म तो log a है, दूसरा टर्म log a प्लस log r है, तीसरा टर्म log a प्लस 2 log r हो गया, पावर जो मल्टीप्लाई में आ जाता है log की प्रॉपर्टी के हिसाब से। और आखिरी में log a प्लस n -1 इंटू log r, ये हो गया। तो अब ये देखो क्लियरली, एक तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई देगा। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो है, दिख रहा है क्लियरली, log r के इक्वल, ठीक है। जो कॉमन रेशियो था हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसका log हमारा कॉमन डिफरेंस बन गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। वी विल सॉल्व नाउ कपल ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.516 के ऊपर बार लगाए रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो आई होप तुम्हें याद होगा, ये रेकरिंग डेसिमल जो है एक पैटर्न फॉलो करता है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, इनका वैल्यू लिखना है, और वैल्यू मतलब कि इनको फ्रैक्शन में लिखना है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब एक तरीका तो हम वो 9th क्लास में ही करते थे कि चलो इसको x मान लिया, 0.516161616 ऐसे। फिर हमने देखा इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.161616 ऐसे हो गया। फिर हमने इसमें और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000x बराबर 516.16, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 990x इज इक्वल टू 511 आ गया, और यहाँ से x बराबर 511 अपॉन 990 हो गया, ठीक। तो एक ये तरीका तो है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें पहले से पता है। अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। अगर a प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, इस तरीके का एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है जहाँ पर कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो इसका जो सम होता है a अपॉन 1 - r होता है। इसका यूज करके किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, ये समझना है मुझे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अब ये जो नंबर है इसको हमने लिखा 0.5161616, ठीक है, ऐसे। मतलब 0.5 प्लस 0.016, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.516 आ जाएगा। फिर आगे और क्या किया इसमें, प्लस 0.00016, देख लो, पहले इतना लिया 0.5, फिर आगे 0.016 ले लिया, फिर उसके आगे
0.00016 ले लिया है ना, अगर तुम्हें समझ आया तो ऐसे 2 जीरो ये बढ़ते जा रहा है, पॉइंट अब यहाँ पे 5 जीरो आ जाएगा और फिर 16। तो इस तरीके के ये इन्फिनाइट टर्म्स हैं। अब देखो पहला वाला तो अपना 1/2 है 0.5, ठीक। अगला जो लिखा है ये 16/10⁻³ लिखा है, ठीक। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला 16/10⁻5 लिखा है, उसका जो नेक्स्ट है 16/10⁻7 लिखा है, ठीक। आई होप दिख रहा होगा तुम्हें ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनते हुए दिख रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर इसमें हम लोग पूरा 16/10⁻³ कॉमन निकाल लें दूसरे टर्म के आगे से, तो पहले में तो 1 बचेगा, अगले में 1/10² बचेगा, फिर उसके अगले में 1/10⁻4 बच जाएगा। इस तरीके से इन्फिनाइट टर्म्स ब्रैकेट के अंदर लिखी है एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसके सम का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है 1/100। बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया 16/1000 इंटू डिनोमिनेटर में आएगा 99/100 यानी कि 100/99। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आगे 1/2 प्लस 16/990, ठीक है। तो 990 एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 495 है ना, 495 और प्लस 16, तो 495 प्लस 16 5 और 1 11 हो गया 511/990, ठीक। देख लें, कंपेयर कर लें दोनों आंसर। तो बस कुछ नहीं, इस वाले क्वेश्चन में हमने इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज करके या उसके फॉर्मूले के एप्लीकेशन से हमने ये जो रेकरिंग डेसिमल था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ABC आर रेस्पेक्टिवली pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ GP, ठीक। प्रूफ करना है, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसका वैल्यू मैंने 0 प्रूफ करना है, ठीक। तो पहले तो एक GP कंसीडर किया जाए जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल है और कॉमन रेशियो कैपिटल R मान लेते हैं, है ना। स्मॉल a स्मॉल r क्यों नहीं माना, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल r ये सब क्वेश्चन में पहले से कुछ अलग चीज़ें गिवन है, ठीक। तो अब इस GP का pth टर्म कैसे लिखा जाएगा, a इंटू आर का पावर p माइनस 1, और वो किसके इक्वल है a के इक्वल, पहली चीज़। qth टर्म की बात करें तो वो लिखेंगे a इंटू आर का पावर q माइनस 1, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये b के बराबर। और rth टर्म की बात करें तो a इंटू कैपिटल R का पावर स्मॉल r माइनस 1, ये c के इक्वल गिवन है। ये तीनों चीज़ें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, बस अब यही ABC का वैल्यू रख देना है, ठीक। तो अब जो प्रूफ करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करा, तो q माइनस r लॉग ऑफ a का वैल्यू रख दिया a इंटू आर पावर p माइनस 1 प्लस r माइनस p इंटू लॉग ऑफ a इंटू कैपिटल R पावर q माइनस 1, ये b हो गया, और p माइनस q इंटू लॉग ऑफ c का वैल्यू a इंटू आर पावर r माइनस 1। बस लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इधर लिखा हमने लॉग a प्लस लॉग ऑफ कैपिटल R पावर p माइनस 1। क्या किया हमने, इन पे देखना है ना, लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ mn इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक। ओके, आगे बढ़िए। r माइनस p इंटू लॉग a प्लस लॉग r पावर q माइनस 1 और प्लस p माइनस q इंटू लॉग a प्लस लॉग ऑफ r पावर r माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट अगला स्टेप में लॉग a वाले टर्म्स को अलग कर लेता हूँ मैं। चलो, लॉग a के साथ क्या क्या दिख रहा है
तो लॉग ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्यू माइनस आर है, प्लस आगे देखेंगे तो आर माइनस पी दिखेगा और उसके आगे दिखेगा पी माइनस क्यू थर्ड टर्म में। ठीक, इसके अलावा लॉग ऑफ आर पावर पी माइनस वन प्लस लॉग ऑफ आर पावर क्यू माइनस वन प्लस लॉग ऑफ आर पावर आर माइनस वन, ये है। बस थोड़ा रीअरेंज करके टर्म्स को लिख दिया। तो अब देखो ये तो भैया जीरो ही हो गया, दिख रहा है, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। तो जीरो प्लस आगे फिर से इधर में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, वही लॉग एम प्लस लॉग एन, तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लॉग आर का पावर पी माइनस वन इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर का पावर स्मॉल आर माइनस वन, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर के पावर में ये ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, ये गलत लिख दिया हमने। देखिए इधर क्यू माइनस आर इंटू लॉग ऑफ आर का पावर पी माइनस वन प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग ऑफ आर का पावर क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग ऑफ आर का पावर आर माइनस वन, ये चीज़। ठीक, पहला टर्म तो मेरा जीरो हो ही चुका है, तो अब मैं सीधे ये दूसरा वाला टर्म लिखता हूँ। ठीक, लॉग ऑफ, जैसे पहले टर्म में देखो यहाँ पे इधर, तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ लॉग ऑफ एम का पावर एन जो होता है एन इंटू लॉग एम, ये जो मल्टीप्लाई में है लॉग के, ये इधर पावर में आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ये जो क्यू माइनस आर है ये इधर पावर में आ जाएगा, ये आर माइनस पी इधर पावर में आ जाएगा और ये पी माइनस क्यू इधर पावर में आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ आर का पावर पी माइनस वन और होल टू द पावर क्यू माइनस आर, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लॉग ऑफ आर का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी और प्लस लॉग ऑफ आर पावर स्मॉल आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। बस फिर लॉग सारे बेसिस सेम है, तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लॉग ऑफ आर का पावर, अब इसको तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, सबका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और ये जो आर के पावर में दिख रहा है ये वाली चीज़, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली लॉग ऑफ आर का पावर जीरो, यानी कि बन गया लॉग ऑफ वन, और लॉग ऑफ वन टू एनी बेस क्या होता है जीरो, यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक, तो देखना ध्यान से। अब मैं बढ़ता हूँ आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल बिगिन्स एट ओरिजिन, एक पार्टिकल है, चलो साथ साथ में बनाते भी रहते हैं, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मूव्स सक्सेसिवली इन फॉलोइंग मैनर, कैसे, 1 यूनिट टू द राइट, चलो भैया 1 यूनिट राइट में आया, 1 यूनिट, ठीक है, चलो 1 में थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ, है ना, 1 यूनिट टू द राइट, फिर 1/2 यूनिट अप, फिर 1/2 यूनिट यहीं से वो कहाँ गया, ऊपर गया, 1/2, फिर से उसका आधा 1/4 वो फिर से राइट में गया, 1/4 फिर से राइट में आ गया वो। ठीक है, अब क्या है, 1/8 यूनिट डाउन, 1/8 ये 1/4 था, फिर ये 1/8 डाउन हुआ, फिर 1/16 वो राइट में गया, 1/16, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ये इसका मूवमेंट अब कभी ख़त्म होगा नहीं, ऐसे ही इन्फिनाइट तक ये मूव करते रहेगा।
ठीक, थोड़ा एक आध में और लिखूँ यहाँ पे, 1/16 के बाद ये फिर से उसका आधा ऊपर जाएगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर आगे, फिर ऊपर, है ना। इस तरीके से ये मूव करते रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इसी जिगजैग पैटर्न में अगर ये मूव करता है तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके वो कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहाँ जाके वो ठहर जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये बताना है, क्योंकि ऐसे तो जीरो तो कभी होगा नहीं, है ना। हाफ हाफ करते रहना है तो कभी जीरो तो बनेगा नहीं, कभी वो स्टैंड स्टिल तो होगा नहीं। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी मूवमेंट में बिल्कुल ही जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो वहाँ उसको कन्वर्ज मान लेंगे। अब देखो, बेसिकली एक पॉइंट की बात हो रही है कि कौन से पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज होगा। तो पॉइंट में तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, अगर तुम्हें याद हो, पॉइंट में तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की पहले बात करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे ये देखना है कि ओरिजिन से अल्टीमेटली ये एक्स डायरेक्शन में कितना दूरी पर है। ठीक है ना। तो वो अगर देखें तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था राइट हैंड साइड में, राइट में पहले तो सबसे पहले ही 1 यूनिट चला, फिर देखना ध्यान से, फिर ये 1/4 और आगे गया तो +1/4 हो गया। उसके बाद 1/16 देखो फिर से आगे जा रहा है, +1/16। इसके आगे देखोगे तो 1/16 का आधा ये ऊपर गया है 1/32, और 1/64 फिर से आगे आया है। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो अब तुम देखो अगर ध्यान से, तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4 के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाता है 4/3, 1/3/4 यानी कि 4/3। तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 4/3। अब आ जाओ बात कर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। ठीक, तो वाई कोऑर्डिनेट में देखो सबसे पहले एक्स से ऊपर गया वो कितना, एक्स से ऊपर गया है 1/2 यूनिट। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1/8 यूनिट वो नीचे आ गया, ये देख रहे हैं, तो -1/8 हो जाएगा ना। ठीक, उसके बाद फिर से वो 1/32 ऊपर गया है, +1/32। ओके, ऐसे ही फिर -1/128। तो ये चीज़ कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट तक। इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका जो मूवमेंट है वाई के डायरेक्शन में वो अपवर्ड डाउनवर्ड है। एक्स की डायरेक्शन में राइट लेफ्ट नहीं था, एक्स की डायरेक्शन में तो सिर्फ राइट में था, है ना। लेकिन वाई के डायरेक्शन में अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, तो अपवर्ड वाले प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड वाले माइनस ले रहे हैं। अब देखो, तो ये भी एक इन्फिनाइट जीपी है, रिकॉग्नाइज करो, देखो डिवाइड करके सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, कॉमन रेशियो लेकिन इसका जो है वो -1/4 है, कॉमन रेशियो जो है वो -1/4 है। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, कैसे, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1/2 अपॉन 5/4, 1/2 इंटू 4/5, तो आंसर जो है वो 2/5 आ गया। तो अल्टीमेटली इसका मतलब कौन से पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुआ, अगर मैं लिखूँ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है, तो ये मिलता है मुझे एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज़ 4/3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 2/5। इस वाले पॉइंट पे जाके वो पॉइंट रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द नंबर्स 49, फिर देखो 49 के बीच में 48 ऐसे घुसा दिया, है ना। फिर यहाँ पे एकदम सेंटर में फिर से एक और 48 इंसर्ट कर दिया, ये वाला। तो इस तरीके के ये जितने भी नंबर बन रहे हैं, फिर से इसके आगे और सेंटर में इंसर्ट कर दें 48। तो इस तरीके के जितने भी नंबर बन रहे हैं, आगे लिखा भी है ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग 48 इनटू मिडिल, है ना। दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ सम इंटीजर। ये मुझे प्रूव करना है कि ये सब किसी
इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक, आ जाओ स्टार्ट करते हैं कैसे। अब मुझे देखो इस तरीके के जितने भी नंबर हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हैं ना इस तरीके के, और बीच बीच में 48 इंसर्ट करते जाएं तो नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हर एक को प्रूव करना है, तो अब एक एक को तो लेके करते रहेंगे हम लोग, वो तरीका तो होगा नहीं। तो इसका मतलब मुझे जनरल प्रूफ देना है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे सारे नंबर प्रूफ हो जाएं। तो अगर मैं इसका जो जनरल टर्म है nth टर्म, उसी को प्रूफ कर दूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर तो भैया सारी टर्म हो जाएंगे ना। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसका जनरल टर्म यानी कि जो nth टर्म है, nth नंबर है, वो लिखना चाहिए। अब अगर पैटर्न देखो, रिकॉग्नाइज करो, पहले टर्म में 1 4 है, दूसरे नंबर में 2 4 है, तीसरे में तीन बार 4 लिखा है। तो nth में जो है ये 4 4 4 कितनी बार लिखा रहेगा? n बार। 4 के बाद है 8, पहले में एक भी 8 नहीं है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 होगा, तो nth में n माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब 8 8 8 ये कितनी बार होगा? ये n माइनस 1 टाइम्स 8 आएगा। 9 तो एक ही बार है लास्ट में। तो इस तरीके का ये जो मेरा एक nth वाला नंबर बन गया ये। ठीक, अब मैं इसी को अगर प्रूव कर दूं, इसी नंबर को प्रूव कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। ठीक, तो आ जाओ अब देखो, थोड़ा याद करो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में। अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 153, तो ये 3 का फेस वैल्यू 3 है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 3 इंटू 1 यानी कि 3 है। 5 का जो फेस वैल्यू 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू चूँकि ये 10th प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 50 है। ऐसे 1 का प्लेस वैल्यू 1 इंटू 100 यानी कि 100 है। तो 153 नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 प्लस 5 इंटू 10 यूनिट डिजिट 10th डिजिट और प्लस 100 वाला 1 इंटू 100। ठीक, तो इसी प्रकार से मुझे ये वाला जो नंबर है, जो हमने अभी अभी ये जनरल nth वाला नंबर लिखा है, इसको लिखना है। ठीक, तो लिखते हैं, ये जो Tn है यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यूनिट वाला प्लस, फिर 10th प्लेस पे 8 है, तो 8 इंटू 10 हो गया। फिर 100 प्लेस पे भी 10 ही है, तो 8 इंटू 100 हो गया। कितनी बार है ऐसे? ऐसे कितनी बार है? n माइनस 1 टाइम्स। तो पहले के लिए 10 का पावर 1 आया, दूसरे के लिए 10 का पावर 2, तो n माइनस 1th के लिए 8 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 आ गया। आगे देखें, ये जो पहला वाला 4 नंबर आएगा, ये होगा 4 इंटू 10 का पावर n। सही है? इसी तरीके से आगे और बढ़ते रहो, तो अगला आ जाएगा इस 4 के लेफ़्ट वाला जो 4 होगा, वो हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर n प्लस 1। इस तरीके से ये जो आखिरी वाला होगा, ये कौन सा होगा नंबर? ये होगा 4 इंटू 10 का पावर 2n। 2n नहीं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, एक 9 को छोड़ो तो n और n प्लस 1 कितने नंबर से? 2n माइनस 1। ठीक, तो ये इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट इन सब का ध्यान रखते हुए। अब 9 तो चलो भैया अकेला है, उसके बाद वाला जो ब्रैकेट है, ये वाले ब्रैकेट से हर जगह पे 8, हर टर्म में 8 लिखा हुआ है, तो क्यों ना 8 कॉमन निकाल लें। 8 कॉमन निकालते 8 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, कहाँ तक जा रहा है? 10 का पावर n माइनस 1 तक। उसके नेक्स्ट ब्रैकेट से 4 कॉमन निकालें, तो 10 का पावर n प्लस 10 का पावर n प्लस 1, आखिर में कहाँ तक जा रहा है? 10 का पावर 2n माइनस 1 तक। अब इनको ऐड करना है, तो 9 प्लस 8, अब यही GP का काम आएगा। यहाँ पे ये भी GP है और ये भी एक GP है। ठीक है, इन्फिनाइट GP नहीं है, तो इनको ऐड किया फिर हमने। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो का पावर नंबर ऑफ टर्म। देखो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n माइनस 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, ये हो गया, प्लस 4 टाइम्स 10 का पावर n, पहला टर्म। कॉमन रेशियो तो 10 है,
और नंबर ऑफ टर्म कितने लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्म n+1 से लेके 2n-1 तक है ना, मतलब 2n-1 और -1 करो फिर +1 कर दो तो ये कैंसिल, n टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे 10⁻n-1 अपॉन 10-1 ये हो गया। बस अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना बस बाकी रह गया। 9 + 8 टाइम्स 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों में, तो 10⁻n-10 अपॉन 9 + 4 इंटू ये 10 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10⁻2n - 10⁻n अपॉन 9। 9 कॉमन निकाल लिया, 9 एलसीएम, तो इधर हो गया 81 प्लस 8 इंटू 10⁻n -80 प्लस 4 इंटू 10⁻2n -4 इंटू 10⁻n। और सिंप्लीफाई किया इसको, 81 - 80 इज़ 1 प्लस 4 इंटू 10⁻2n और 8 - 4 प्लस 4 इंटू 10⁻n डिवाइडेड बाई 9। तो ये लिखा है 2 इंटू 10⁻n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10⁻n प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब देखो भैया, n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए ये जो नंबर होगा 2 इंटू 10⁻n प्लस 1, ये होगा 3 का एक मल्टीपल, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। n का वैल्यू 1 रखोगे तो 201 आएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो हाँ 2 पे 201 आएगा, 1 पे तो वो 21 आ जाएगा, 21 201 है ना, फिर 2001 फिर 20,001, ये सारे भी नंबर जो है ये सब 3 से डिविजिबल है। देखो सम ऑफ डिजिट हमेशा 2 + 1 वो 3 डिविजिबल बाई 3 रहेगा, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो अपॉन 3 करेंगे तो कोई इंटीजर आ गया है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सम इंटीजर का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो इसके साथ हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिनिश कर लिया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अभी एक टॉपिक और रह गया, ज्योमेट्रिक मीन्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।